संदीप अभी तक नहीं आया। आपने उसे फ़ोन किया या नहीं? मेरा मन बैठा जा रहा है, बेचैनी सी हो रही है। वरुणा जी सिसकते हुए बोली। हाँ बस आ ही रहा है, तुम धैर्य रखो। अब इतनी दूर से आएगा तो समय लगेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बस मैं बैठा और 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तसल्ली रखो। और गितीश जी ने अपनी पत्नी को झूठी तसल्ली दी, दवाई दी, जिससे वो गहरी नींद में सो गई। बाबूजी, अम्मा तो सो गई है, कम से कम आप तो खाना खा लीजिए। अम्मा की देखभाल करने के लिए आपको तो स्वस्थ रहना होगा। रसोई से बाहर आकर माला ने खाने की थाली गिरीश जी के सामने रख दी। भीगी आंखों से उन्होंने खाना खाया। 2 कोल भी मुश्किल थी, पर पेट भी भरना जरूरी था, वरना अस्पताल की भागा दौड़ी कौन करता। पिछले 1 महीना से वरुणा जी बीमार चल रही है। अस्पताल तो बहाना है, वरना डॉक्टर ने तो पहले ही कह चुके हैं आपकी पत्नी बस कुछ महीनों की मेहमान है, उन्हें खुश रखिए। अब गिरीश जी भी क्या करते। वरुणा जी की खुशी तो बस अपने बेटे संदीप से मिलने में है। घर का छोटा बेटा संदीप दूर शहर जाकर बस गया। उसके परिवार में पत्नी सलोनी और 2 बेटे हैं जो यहाँ कम आते हैं। जब भी वो आते हैं तो मोना बच्चों को लेकर मायके चली जाती है और संदीप भी 2 दिन यहाँ रुकता है, फिर ससुराल चला जाता है। अपने बड़े बेटे प्रदीप को खोने के बाद अरुणा जी शायद ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। अरुणा जी का एक बड़ा बेटा प्रदीप एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था। उसी की पत्नी माला अपने सास ससुर के पास रहती है और बड़े मन से सेवा करती है। माला की एक बेटी है जो अभी स्कूल में ही पढ़ रही है। उनको कुछ महीने पहले ही पता लगा था कि उनकी पत्नी को दिल की बीमारी है जो लाइलाज है। फिर भी उन्होंने इलाज करवाया, पर वो अब जगह जगह इलाज करवा के थक गए थे। अब वो भी अपनी पत्नी को घर पर ही रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। माला भी अपनी सास की दिल से सेवा करती है। माला की बेटी रिंकी सीधे स्कूल से आकर दादी के पास रुकती है और उनसे बहुत सारी बातें करती थी, कहानियाँ सुनती थी, और इसी की वजह से अरुणा जी का मन बहुत बहल जाता था। माला अपने सास ससुर के साथ रहकर उनकी ही सेवा करती थी। प्रदीप एक सामान्य सी नौकरी करता था। आय ज़्यादा नहीं थी, पर फिर भी घर का खर्चा चल जाता था, क्योंकि गिरीश जी की पेंशन से सहारा मिल जाता था। छोटे भाई की पत्नी सालोनी को अपनी पत्नी की कमाई पर बड़ा घमंड था। वो अपने जेठ और जेठानी की भी ज़रा भी इज्जत नहीं करती थी और जब भी ससुराल आती तो हुक्म चलाती थी, रसोई में भी पैर न रखती थी। यह बात अलग है कि वह घर खर्च में 1 रुपया नहीं देती थी और न ही सास के इलाज के खर्च से उसे लेना देना था। वहीं माला धैर्य वाली और कम पैसों में भी गुजारा कर लेती थी। वह सास ससुर को अपने माता पिता के समान समझती थी। जब प्रदीप की मौत हुई तो मायके वालों ने साथ चलने की जिद की, पर उसे पता था वहाँ उसकी 2 भाभियाँ हैं जो उसका जीवन नरक कर देगी, इसलिए वो मायके नहीं गई। यहाँ उसके सास ससुर भी अकेले थे। देवर दूर रहता था जो कभी कभी आता था और उसे अपने माता पिता की परवाह नहीं थी। मायके वालों ने सलाह दी कि माला की बेटी को हम पाल लेंगे और माला की दूसरी शादी कर लेगी, पर वो इन सब के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी बेटी को मायके नहीं छोड़ना चाहती थी, ना ही चाहती थी कि उसकी बेटी दादा दादी से दूर रहे। उन चारों ने मिलकर अपना परिवार फिर से बना लिया था और वो खुश रहने लगे थे, पर अरुणा जी की बीमारी ने सबको तोड़कर रख दिया था। माला ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए कहीं नौकरी ना कर सकी, पर गिरीश जी अपनी पत्नी, बहू और पोती की अच्छे से देखभाल कर रहे थे। संदीप को कई बार मैसेज कर दिया, बीमारी की सूचना दे दी, पर वो नहीं आया। सलोनी ने संदीप को आने नहीं दिया। उसका कहना था कि इतनी दूर से आने का किराया बहुत लगता है, तो तबीयत पूछने के लिए क्या जाना। जब अम्मा नहीं रहेगी तभी चले जाना, तब भी तो जाना ज़रूरी होगा। संदीप के दिमाग में यह बात बैठ गई और वह अपनी अम्मा के जाने का इंतज़ार करने लगा, पर उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि उसकी अम्मा के प्राण उसमें ही अटके हुए हैं। वह उससे मिलना चाहती है। उसकी आंखें अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर कमाने लग जाते हैं, फिर उनकी भावनाएं भी मर जाती है। माता पिता कितने कष्ट से बच्चों को पालते हैं, पर माता पिता के लिए उनके लिए अपना समय और पैसा ज़रूरी हो जाता है। बस यही हाल संदीप का था और वह रोज़ अरुणा जी से ना मिलने आने का कोई ना कोई बहाना बना ही रहा था। अपने बेटे संदीप को अरुणा जी रोज़ याद करती थी, पर गिरीश जी उससे रोज़ झूठ बोल देते थे। एक सुबह माला जब अपनी सास के कमरे में गई तो देखा वो गहरी नींद में थी। गिरीश जी ने बाहर से आकर झकझोरा तो वो हिली भी नहीं। डॉक्टर ने आकर उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक माँ अपने बेटे का इंतज़ार करते करते ही चली गई।
माला का रो रो कर बुरा हाल था। उसे अपनी सासू माँ से भी बढ़कर प्यार मिला था। गिरीश जी बड़े दुखी थे और उन्होंने अपने बेटे संदीप को भी मृत्यु की सूचना नहीं दी। रिश्तेदारों में से एक ने संदीप को फ़ोन कर दिया। संदीप परिवार सहित दौड़ा चला आया। अरुणा जी की मृतदेह रखी हुई थी। सारे क्रियाकांड करने थे। पंडित ने बड़े बेटे को बुलाया। पंडित जी ने आवाज़ लगाई कि बड़ा बेटा आगे आ जाए। यह सुनकर गिरीश जी और माला जी की रुआई फूट पड़ी। पंडित जी ने छोटे बेटे से कहा तो संदीप ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन गिरीश जी ने टोक दिया। हमारा कोई छोटा बेटा नहीं है। अपनी पत्नी के सारे क्रियाक्रम मैं करूँगा। यह सुनकर संदीप को झटका सा लगा। वह गुस्से से बोला, पापा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मम्मी के सारे क्रियाक्रम मैं ही करूँगा। मैं उनका बेटा हूँ। संदीप, तूने अपने सभी हक खो दिए हैं। जो बेटा माँ से जीते जी मिलने नहीं आया, वह उसके जाने के बाद सारे क्रियाक्रम करके क्या जताना चाहता है? तेरी मम्मी तेरे लिए तरसती रह गई और तू नहीं आया। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। प्रदीप के मरने का बहुत बड़ा गम उसके दिल में था। वह उस दुख से बाहर आ सकती थी अगर उसे तेरा प्यार और अपनापन मिल जाता। तूने तो उससे मुंह फेर लिया। अब तेरे आने का क्या फ़ायदा? जब तू जीते जी अपनी माँ से मिल नहीं सका तो अब आके क्या फ़ायदा? कोई मतलब नहीं है। तू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जा सकता है। गिरीश जी ने सारी क्रियाक्रम खुद से ही किए और संदीप को हाथ तक लगाने नहीं दिया। संदीप और उसकी पत्नी वहीं पर रहे क्योंकि रिश्तेदारों का उन पर दबाव था। 15 दिनों बाद गिरीश जी ने सब रिश्तेदारों को कहा कि मैं आप सबके सामने जीते जी अपनी जायदाद का भी बंटवारा करना चाहता हूँ, ताकि आप सब इस बात के साक्षी रहे कि मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। मैंने अपनी वसीयत बना ली है। मेरे इस दुनिया से जाने के बाद यह घर, गांव वाली ज़मीन, अरुणा के सारे जेवर मैं अपनी बहू माला और पोती के नाम करता हूँ। पापा, आप ये अन्याय नहीं कर सकते हैं। बेटे के रहते हुए बहू और पोती के नाम अपनी जायदाद कैसे कर सकते हैं? आपका एक बेटा मरा है पर दूसरा अभी जिंदा है। आपकी जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। अब भैया तो रहे नहीं तो सारी जायदाद पर मेरा हक है। तब इन्हें मायके भेज दीजिए। भाभी का भी हक, भैया तो रहे नहीं तो भाभी का भी हकदार नहीं है। इन्हें इनके मायके भेज दीजिए। संदीप की पत्नी ने भी हामी भरी। पापा जी, आपके 2 पोते हैं, फिर आप जायदाद अपनी पोती के नाम कैसे कर सकते हैं? यह तो ठीक नहीं है। लगता है भाभी ने कोई काला जादू करके सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है। मेरे पति और बच्चों के बारे में नहीं सोचा। इतने बड़े शहर में हम किराए के घर में रहते हैं। हमने सोचा था कि जायदाद को बेचकर शहर में अपने लिए फ्लैट ले लेंगे, पर भाभी ने तो सारे सपनों पर पानी फेर दिया। तुम दोनों चुप रहो। मेरे लिए मेरे दोनों बेटे मर गए हैं। तू कभी अपनी मम्मी की तबीयत भी पूछने आया? जब इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी तब आया। जब तेरे बूढ़े बाप को जवान बेटे के कंधे की ज़रूरत थी तब क्यों नहीं आया? जब तेरी भाभी अकेली हम दोनों की सेवा कर रही थी, हमारी हर जिम्मेदारी निभा रही थी, तब तुम क्यों नहीं आए? अब जायदाद लेने के लिए जितना मुंह खोल रहे हो, कभी ये क्यों नहीं कहा कि पापा आप चिंता मत करिए, आपका एक बेटा गया है तो क्या हुआ, दूसरा बेटा तो है, वो आपका सहारा बनेगा। सलोनी बहू, तुमने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है जो तुम वसीयत में से कुछ पाने की उम्मीद रखती हो? मेरे लिए बेटे, बहू और बेटी तीनों का फ़र्ज मेरी बहू माला ने निभाया है। माला ही थी जो हमारे साथ हर कदम पर खड़ी थी, चाहे वो अस्पताल जाना हो, चाहे वो मंदिर जाना हो, माला ही थी।
जो अन्नपूर्णा बनकर हमें भरपेट प्रेम से खाना बनाकर खिलाती थी, वो माला ही थी जिसने एक बेटी बनकर दुख की हर घड़ी में हमारे आंसू पोंछे थे। माला ने अपने सभी फर्ज निस्वार्थ भावना से निभाए हैं, कभी हमसे कुछ मांगा नहीं, कोई अपनी इच्छा नहीं जताई। सलोनी बहू, तुमने इस घर के लिए हमारे लिए क्या किया है? तुमने तो अपने पति को उसके बेटे से मिलने तक नहीं दिया। तुमने कभी एक गिलास पानी भी हमें पिलाया है? आज तुम्हारे कारण संदीप ने अपना घर आना छोड़ दिया है। जब तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं, हमारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं, तो हमारी जायदाद से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। माला सिर्फ हमारी वजह से अपने मायके नहीं गई, उसने दूसरी शादी तक नहीं की, अपना जीवन इस घर को ही समर्पित कर दिया। रिंकी ने भी हमारा बहुत ध्यान रखा है। रिंकी छोटी है पर अपनी दादी को रोज़ समय देती थी, अपनी मीठी जुबान से दादी को कहानियाँ सुनाती थी। रिंकी साथ थी तो पता लगा कि हमारी भी संतान की संतान है। लड़की है तो क्या हुआ, उसने हमें दादा दादी होने का एहसास करवाया है। माना तुम्हारे दोनों बेटे हैं, पर हमारे पास तो कभी ये रहे ही नहीं। हमने कभी अपने पोतों को गोद में खिलाया ही नहीं, कभी उसके साथ खेला ही नहीं, कभी एक रात भी ये बच्चे अपने दादा दादी के साथ सोए नहीं, कभी हमारे साथ खेले नहीं। तो आज मेरे पोते भी मेरे जायदाद में कोई हक नहीं रखते हैं। जीवन का कुछ पता नहीं, जाने कब क्या हो जाए, इसलिए मैं अभी से सबके सामने सब बता रहा हूँ। कहीं मेरे जाने के बाद तुम दोनों मेरी बहू और पोती को बेघर नहीं कर दो, इसलिए मैंने अपनी वसीयत बना ली है। गिरीश जी की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। संदीप और शालोनी यह सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए और गिरीश जी से माफ़ी मांगने लगे, पर उन्होंने माफ़ नहीं किया और कहा, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब मेरा तुम दोनों पर से विश्वास उठ गया है। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मैं जीते जी ही कुछ काम करना चाहता था ताकि मेरी बहू को मेरे जाने के बाद से परेशानी नहीं हो। संदीप अपने परिवार को लेकर चला गया। गिरीश जी ने अपने लॉकर से वसीयत का पेपर निकालकर वसीयतनामा माला के नाम नामित कर दिया और गांव की ज़मीन बेचकर वह राशि माला के नाम बैंक में अकाउंट खुलवाकर डलवा दी, जिससे हर महीने ब्याज के रूप में अच्छी आमदनी हो जाएगी। जीते जी उन्होंने अपनी बहू और पोती के लिए सब इंतज़ाम कर दिया, क्योंकि जो पेंशन मिल रही थी वह उन्हें जीते जी ही मिल पाएगी, लेकिन उनके जाने के बाद माला और रिंकी को कोई परेशानी ना हो। अपने बड़े से घर के कुछ कमरे किराए पर उठा दिए ताकि उसके किराए से रिंकी की पढ़ाई और घर खर्च आराम से चल सके, घर खर्च भी चलता रहे। समाज और रिश्तेदारों ने इस अनोखे बंटवारे के बड़े चर्चे थे। बेटा होते हुए बहू के नाम जायदाद करने की सभी प्रशंसा कर रहे थे। पाठकों, बहू के नाम जायदाद कर सकते हैं जिस बहू ने बेटी से भी बढ़कर घर का हर फर्ज निभाया हो, वही बहू असली मायने में जायदाद की हकदार हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोग को ये छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की अच्छी कहानी के साथ रोज़ाना मैं आप सबसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए और खुशियाँ बांटिए। अगर आपका कोई सुझाव हो
तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।